आज बाजार की 2 दिन की तेजी थमती हुई नजर आई है। हालांकि इस वक्त जो है वो बाजार कहीं ना कहीं रिकवर करते हुए नजर आ रहा है, लेकिन सुबह ये गिरावट थोड़ी हावी नजर आ रही थी। सेंसेक्स की अगर बात करें तो सेंसेक्स 600 पॉइंट्स तक नीचे गिरता हुआ नजर आया था। एक वक्त पर 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मार्केट वैल्यू वाइप्ड आउट होती हुई नजर आई थी। हालांकि अब बाजार कहीं ना कहीं रिकवर करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस पूरे महीने में ही अगर देखा जाए तो निफ्टी जो है वो 3 से 3.5% डाउन रहा है। स्मॉल कैप में यहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है। 5.5% की गिरावट इस महीने स्मॉल कैप के अंदर देखने को मिली है और 2025 में भी स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर एक भारी प्रेशर देखने को मिला था। आज 19वां ट्रेडिंग सेशन है। अगर आज के ट्रेडिंग सेशन को छोड़ दें तो पिछले 18 ट्रेडिंग सेशन के अंदर इस महीने के 11 ट्रेडिंग सेशन ऐसे रहे हैं जब क्लोजिंग जो है वो लाल निशान के साथ यानी कि गिरावट के साथ होती हुई नजर आई है। गिरावट के पीछे एक जो बड़ा रीजन है वो एफआईआईज की बिकवाली भी माना जा रहा है। आपको बता दें कि जनवरी के अंदर यानी कि आज 29 तारीख है, 28 जनवरी तक एफआईआईज ने करीब करीब 36,000 करोड़ रुपए की बिकवाली भारतीय शेयर बाजारों से की है और 2025 में ये जो बिकवाली थी वो 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की रही थी। अब अगर एक बार लाइव मार्केट देखी जाए तो निफ्टी जो है वो काफ़ी अब तक रिकवर कर चुका है। निफ्टी एक बार फिर से 25,300 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 25,350 के आसपास ये कारोबार कर रहा है। इसके अलावा सेंसेक्स में मामूली सी तेज़ी है, 50 पॉइंट्स की तेज़ी है। निफ्टी बैंक के अंदर आज रिकवरी अच्छी देखने को मिल रही है, 261 पॉइंट तेज़ी इसमें देखने को मिल रही है। हालांकि आईटी इंडेक्स जो है इसमें आज प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आ रहा है, 400 पॉइंट्स के आसपास का। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो गिरावट है वो है स्मॉल कैप के अंदर। 1000 पॉइंट नीचे स्मॉल कैप इंडेक्स काम करता हुआ नजर आ रहा है। 2% से ज़्यादा की गिरावट स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर आज नज़र आ रही है। तो ये है आज के बाजार का हाल। अब एक बार नज़र डाल लेते हैं अब तक के गेनर्स और लूजर्स पर। तो गेनर्स और लूजर्स में अगर सबसे पहले निफ्टी पर नज़र डालें तो निफ्टी में गेनर्स में आज पहला नाम है L&T का। इसमें करीब करीब 3.5% के आसपास की यहाँ पर तेज़ी नज़र आ रही है। हिंडाल्को में 2% की तेज़ी है। एनटीपीसी, टाटा स्टील और ओएनजीसी इनमें भी आज तेज़ी देखने को मिल रही है। निफ्टी लूजर्स की अगर बात करें तो एसबीआई लाइफ का नाम टॉप पर है इसके अंदर, जिसमें आज 4.25% से ज़्यादा की गिरावट एसबीआई लाइफ के अंदर देखने को मिल रही है। एशियन पेंट्स, एम&एम, इंटरग्लोब और बीईएल इसमें आज प्रेशर देखने को मिल रहा है और ये निफ्टी लूजर्स में शामिल हैं। मिड कैप गेनर्स की अगर बात करें तो मिड कैप गेनर्स में ऑयल इंडिया यहाँ पर आपको टॉप पर नजर आएगी 5% की तेज़ी के साथ। क्रूड ऑयल के दाम जो हैं वो बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ऑयल इंडिया, ओएनजीसी जैसी कंपनियों के अंदर तेज़ी है। इसके अलावा नैल्को, एनएमडीसी, मुथूट फाइनेंस और एबीबी पावर इनमें आज तेज़ी देखने को मिल रही है। मिड कैप लूजर्स में मोतीलाल ओसवाल आज 5.5% से ज़्यादा की गिरावट इसके अंदर है। आदित्य बिरला के अंदर आज गिरावट नजर आ रही है 4% के आसपास की। पीआई इंडस्ट्रीज, फोनिक्स मिल्स और एसबीआई कार्ड इसमें भी आज एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप गेनर्स में हिंदुस्तान कॉपर आज यहाँ पर टॉप पर नजर आ रहा है, जिसमें करीब करीब 19% के आसपास की तेज़ी है। ई क्लर्क्स सर्विसेज और इसके अलावा आईआईएफएल फाइनेंस, गुजरात मिनरल, एमसीएक्स इंडिया इनके अंदर भी आज तेज़ी देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप लूजर्स में पहला नाम आता है इधर मेट्रोपोलिस हेल्थ का, जहां पर 4.25% से ज़्यादा की गिरावट है। बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज इसके अंदर आज गिरावट है। न्यूजेन सॉफ्टवेयर, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक इसके अंदर भी आज एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ये थे अब तक के गेनर्स और लूजर्स और आज के बाजार का हाल भी आपके सामने यहाँ पर हमने रखा है। अब वक्त हो गया है अपने मेहमान से, अपने एक्सपर्ट से आपको मिलवाने का। रचित खंडेलवाल सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रचित सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, कैसे हैं आप? नमस्कार आपको भी, सभी दर्शकों को, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। कैसे हैं का जवाब यही है, जैसा मार्केट ने हाल छोड़ रखा है हमारा, और इक्विटी वालों का तो हाल आपको पता ही है। एंड आफ्टर व्हाट गोल्ड एंड सिल्वर आर डूइंग, बस हम ऐसे ही हैं अभी।
बिल्कुल सर, गोल्ड एंड सिल्वर तो रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। आज भी नया रिकॉर्ड, सिल्वर 4 लाख के पार, एक रिपोर्ट की माने तो 4 लाख के पार जो है वो सिल्वर यहाँ पर हो चुकी है। अच्छा सर, मार्केट के बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार बात कर लेते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे आज पेश किया गया है, तो इसकी कुछ अहम बातें क्या हैं, इस पर हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसमें कहा यह गया है कि FY27 में जो जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है वो 6.8 से 7.2% के आसपास का अनुमान लगा जताया गया है। और एक अहम बात इसमें जो जिक्र किया गया है, यूएस के साथ ट्रेड डील इसी साल होने की संभावना है। इसी साल, हालांकि अभी पूरा साल पड़ा हुआ है, जनवरी चल रहा है, कब तक होगी ये देखना होगा। इसके अलावा FY27 में जो डोमेस्टिक डिमांड और इन्वेस्टमेंट, इसमें भी मजबूती का अनुमान है। जीएसटी की दरों में कमी से डोमेस्टिक डिमांड को सपोर्ट मिला है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे के अंदर कहा गया है। इसके अलावा जो इन्फ्लेशन का लक्ष्य है वो अनुमान की रेंज में बरकरार है, ऐसा कहा जा रहा है। इसके अलावा टोटल वर्कफोर्स में 2% से ज़्यादा गिग वर्कर्स है, गिग वर्कर्स को लेकर भी इसमें बात हुई है। और इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा है कि डेफिसिट कम किया गया है और खर्च में बेहतर गुणवत्ता जो है सरकार लाने की कोशिश कर रही है, जिससे देश की वित्तीय स्थिति जो है वो भी मजबूत होती हुई नज़र आ रही है। इन्फ्लेशन नियंत्रण में बताई गई है और ये माना गया है कि जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हुआ है। तो सर, ये कुछ अहम बातें हैं इकोनॉमिक सर्वे की। तो अब तक जो कुछ इधर खासकर जो ये अनुमान लगाया गया है जीडीपी ग्रोथ का FY27 में 6.8 से लेकर 7.2% का, तो आपको इकोनॉमिक सर्वे में अब तक जो बताया गया है सर, कितना आप सहमत हैं इन चीज़ों से जो अनुमान जीडीपी ग्रोथ को लेकर लगाया गया है? क्या इतनी तेज़ी से हमारी जीडीपी ग्रोथ आपको लग रहा है कि होने वाली है जैसा अनुमान बताया जा रहा है? देखिए, अब इस पे बहुत क्लियर बात है कि चैलेंज तो नहीं कर सकते आप, बट हाँ, लुकिंग एट व्हाट वी हैव सीन हिस्टोरिकली और जिस तरीके से हम पोजीशन्ड हैं, मैं समझता हूँ हाँ बिल्कुल ये आप अचीव कर पाएंगे। और बहुत रोबस्ट स्टेटमेंट्स ऐसे कहीं नहीं देखने को मिले। और ट्रेड डील के लिए ये साल भर की बात अगर आ गई है तो ये, हाँ, साल में तो हो ही जानी चाहिए। मतलब जिस तरीके से सिचुएशन है, दो वी वर एक्सपेक्टिंग कि इस फाइनेंशियल ईयर में हो जाए, बट इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं होती है। और पूरा आप साल की बात कर रहे हैं, तो लेट्स सी हाउ इट पैन्स आउट टू बी लाइक। कोई बहुत ऐसा माकी स्टेटमेंट अभी तक तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, ऐसा कोई माकी डिटेल एआई को लेके जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे गवर्नमेंट कुछ ना कुछ अनाउंस करेगी, वो भी उन्होंने एक क्लियर इंडिकेशन दे दिया कि एआई। और कहीं ना कहीं एक लास्ट बजट में हाउसिंग सेक्टर को थोड़ा सा दरकिनार रखा गया था, मैं समझता हूँ वो भी आपको अब आता हुआ देखने को मिलेगा। बट एट द वेरी फेस ऑफ इट, मैं ये चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि हम ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स खत्म होते हुए देखने की बात कर रहे थे, वो मुझे थोड़ा सा डाइसी लग रहा है। उन लाइंस पे गवर्नमेंट अभी दिख नहीं रही है इस इकोनॉमिक सर्वे को देखते हुए। ओके, तो सर बजट 2026 अब माने 2 से 3 दिन का समय ही बाकी है इसके अंदर। मार्केट तो हालांकि खुलेगा, 1 फरवरी के दिन मार्केट खुलने वाला है। तो बजट को लेकर सर आपको क्या उम्मीद है और किस सेक्टर से ज़्यादा आपको लग रहा है कि सरकार इस सेक्टर पर ज़्यादा फोकस करने वाली है? और जो अगला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है उसमें क्या आपको लगता है कि कौन से सेक्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं बाजार को लीड कर सकते हैं? देखिए, बैक ऑफ द माइंड ना सिमरनजीत जी, सबसे पहले और ना लाइटर नोट, मुझे एक ही चीज दिख रही है कि इस बजट के चक्कर में हमारा 2 हफ्ते कंटिन्यूस काम चलने वाला है। मतलब नॉट इवन अ सिंगल डे ऑफ वी आर गेटिंग, सैटरडे को वी विल बी वर्किंग और संडे को विल बी वर्किंग, फिर पूरा एक हफ्ता जाएगा। खैर, एनी हाउ, वो तो सरकार का डिसीजन है। और अब देखने वाली बात ये है कि किन सेक्टर्स पे फोकस रहना चाहिए। मैं समझता हूँ जैसे कि अभी हमने स्टार्टिंग कमेंट्री में एआई की बात करी थी, तो एआई पे होगा। उसके साथ साथ एक शिफ्ट देखा गया है, आप देखिए पावर का एक शिफ्ट हम देख रहे हैं। कुछ टाइम पहले सारा का सारा रिन्यूएबल, विंड, सोलर, यही सब बातें चल रही थी। अब ग्लोबल शिफ्ट भी थोड़ा न्यूक्लियर की तरफ होता हुआ दिख रहा है। और मैं समझता हूँ गवर्नमेंट के इस बजट में न्यूक्लियर को लेके भी आपको कुछ कुछ पावर, न्यूक्लियर पावर के अनाउंसमेंट्स देखने को मिलने चाहिए। उसके साथ साथ जो यूएस ने अपना एक बजट इंक्रीज किया है डिफेंस रिलेटेड, तो होता क्या है देखिए कि एक रिपल इफेक्ट आता है सारी इकोनॉमीज में, सारी लीडिंग कंट्रीज में। और अब इंडिया एक ऐसे लेवल पे आ गया है कि हाँ, हम मान सकते हैं पूरे ग्लोबल पिक्चर में हमारी भी एक इम्पोर्टेंस है।
तो मैं समझता हूँ डिफेंस स्पेंडिंग भी कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से आपको होती हुई दिखेगी। एक पिछले साल जो आपने फोकस नहीं रखा था एक सेक्टर पे, दैट वाज रेलवे। मैं समझ रहा हूँ लुकिंग एट हाउ थिंग्स आर हैपनिंग, और जीएसटी में आप देखें बहुत सारे बेनिफिट्स लॉजिस्टिक्स को देखने को मिले हैं। रेलवे में भी हम समझते हैं गुड्स रिलेटेड जो ट्रेन्स हैं उनके नए अनाउंसमेंट्स, कुछ वैगन्स और इन सबके अनाउंसमेंट्स ये भी होते हुए दिख सकते हैं। इसके साथ साथ जो मैं हाउसिंग की आपसे बात कर रहा हूँ, ये एक लॉन्ग ओवरड्यू हो गया है। पिछले 1 1.5 साल में जिस तरीके से पूरा का पूरा हमने देखा है रियल एस्टेट पैक, और स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, जिस तरीके से रियल एस्टेट प्राइसेस और सारी चीजें चेंज होती हुई इवॉल्व होती हुई दिखी हैं, हाउसिंग रिलेटेड भी मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई अनाउंसमेंट आता हुआ दिख सकता है। तो ये कुछ सेक्टर्स होंगे, कुछ स्ट्रीम्स होंगी जिन पे हमें एक फोकस रखना ही चाहिए। ओके। अच्छा सर, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर ना ग्लोबल कमोडिटी और करेंसी को लेकर थोड़े रिस्क भी जिक्र किया गया है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल है, तो इसको लेकर निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को, जिन्होंने पैसा लगा दिया है या फिर जो लगाने की सोच रहे हैं, उनको क्या स्ट्रेटजी इसमें रखनी चाहिए सर? देखिए बहुत क्लियर केस है। गोल्ड ने अच्छा मूवमेंट किया है और अभी थोड़ा सा और अपसाइड गोल्ड में आपको देखने को मिल सकता है। सिल्वर तो मतलब अब क्या ही बोलना है, जिस तरीके से रिकॉर्ड्स बन रहे हैं सिल्वर पे। जी। मतलब सिमरनजीत जी मैं आपको बताऊं बहुत क्लियरली, ईयर के स्टार्टिंग में जब एक दो मूव किया था सिल्वर ने, ऐसा लगा था कंसोलिडेशन करेगा कहीं भी 252 248 की रेंज में, फिर करेक्ट करना चाहिए, फिर लोअर एंड पे जाएगा। बट अभी तो पहला महीना ही खत्म नहीं हुआ और 4 लाख जी। पे जाके बैठ गया है। अब निवेशक को मैं क्या बोलूं, मतलब देखिए आई हैव बीन ग्रॉसली रॉन्ग, सो आई एम नॉट द राइट मैन टू कमेंट। मैं सिल्वर में जितना गलत हुआ हूं क्योंकि मेरे को नहीं समझ में आ रही प्राइसिंग। आप फंडामेंटल्स बोलते हैं कि इतना कंजम्पशन बढ़ गया है और ये सारी चीजें हो गई, अरे कंजम्पशन बढ़ा इतना ओवरनाइट थोड़ा ना बढ़ गया जितना प्राइस बढ़ गया है। बिल्कुल। और अब आप देखें कि इससे किस पे सबसे ज्यादा डेंट पड़ने वाला है, इससे सबसे ज्यादा डेंट उन्हीं स्ट्रीम्स, उन्हीं पर्टिकुलर सेक्टर्स में पड़ने वाला है जहां पे अभी हमें काम बहुत अच्छी तरीके से करना है। आप देख लें एआई की आप बात करते हैं तो चिपसेट, चिपसेट में सिल्वर। आप ईवीज की बात करते हैं, बैटरीज में सिल्वर, चिपसेट में सिल्वर। आप ऑटोमोबाइल की बात करते हैं, चिपसेट में सिल्वर। आप मोबाइल्स की बात करते हैं, सिल्वर अगेन। तो अब इस भाव का सिल्वर खरीद के आपको अगर लगाना पड़ जाएगा तो प्राइसिंग ही मैच नहीं कर पाएगी, और कहीं ना कहीं जो जीएसटी बेनिफिट हमें देखने को मिल रहा था, तो वो जीएसटी बेनिफिट तो पूरा का पूरा सिल्वर खा जाएगा। सिल्वर इज गिविंग मी अ लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट, और मुझे लग रहा है अगर इसमें करेक्शन नहीं आता है तो हमारी जो कोर इकोनॉमी है उसमें आपको डेंट देखने को मिलेगा। और ना कि सिर्फ हमारी, आपको पूरा वर्ल्ड जो भी इन्फ्लेशन के प्रेशर से इतना ज्यादा रील करता हुआ दिख रहा है, और एक इन्फ्लेशन के साथ जो कहीं कहीं हम डी ग्रोथ भी देख रहे हैं, उसको और बढ़ाने वाला, पेन पॉइंट क्रिएट करने वाला और इंक्रीज करने वाला सिल्वर बनेगा। सिल्वर में मेरा सेंस ऑफ कंफर्ट नहीं है। क्रूड आप देखें, स्टार्टिंग से हम कमेंट्री कर रहे थे कि वी आर एक्सपेक्टिंग क्रूड टू गो अप टू $72 to $76। इस पूरे साल का हम टारगेट लेके चल रहे थे साल के स्टार्टिंग से, और एक इलास्टिक इम्पैक्ट में हमने ये भी कहा था कि आपको 80 82 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। जिस तरीके से क्रूड की सिचुएशन है और क्रूड अप मूव कर रहा है, डेफिनेटली क्रूड हमारे टारगेट्स को अचीव करता हुआ दिखेगा। बट हाँ, सिल्वर अब जितना फैंसी हुआ करता था, जितना एक्साइटिंग लगता था, उतना ही डरा रहा है। ये कूल ऑफ जब करेगा तो भी आपको पेन पॉइंट देगा। और इसमें सिमरनजीत जी एक चीज मैं बताऊंगा सारे दर्शकों को, एक बार इसको एज ए केस स्टडी करिएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द ईयर 1978। $5 या $6 आउंस का भाव था सिल्वर का, और वहां से शायद $50 55 तक गया था। फिर वहां से करेक्ट हो गए 25, और फाइनली सेटल हुआ था $10 to $12 पे। तो आप देखिए 5 से 50 55 तक की जर्नी करके कहाँ सेटल हुआ था। सिल्वर वापस ऐसा कुछ रिपीट करता है, तो जो हम ये देख रहे हैं ना कि सिल्वर में हमें रिटर्न्स मिल रहे हैं, वो रिटर्न्स अरेस्ट होते हुए और खत्म होते हुए कोई दिन नहीं लगेगा। ओके, ठीक है सर। अब एक आखिरी सवाल यहाँ पर आपसे लेना चाहूँगा सर, फिर हम दर्शकों के सवालों की तरफ बढ़ेंगे। एफ आई आईज़ पर मेरा सवाल रहेगा सर। एक नंबर्स है कि 2025 में एफ आई आईज़ ने 1.71 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली की थी, लेकिन जनवरी 2026 में अगर 28 जनवरी तक का हम देखें डेटा, तो 36,000 करोड़ रुपए की बिकवाली ऑलरेडी एफ आई आईज़ जो है वो कर चुके हैं इसी महीने के अंदर। तो सर, एफ आई आईज़ की वापसी
और आपको क्या लगता है कि बजट जो है उसमें एफआईआईज को लेकर कुछ जो रूल्स है उसमें कुछ सरकार ढील दे सकती है ताकि एफआईआईज वापस लौटे, या कुछ ऐसे अनाउंसमेंट हो सकते हैं जिससे एफआईआईज के वापस आने का रास्ता थोड़ा साफ हो? सिमरनजीत जी, ये सवाल पे ना मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। अगर आज आप होते FII, आप क्यों आ रहे होते इंडिया? हम्म। सिर्फ आप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स खत्म होने पे इंडिया में आ जाएंगे? आपका हम्म। प्रैक्टिकली इकोनॉमी क्या ऑफर कर रही है? मेरे को US मार्केट रिटर्न भी दे रहा है, मेरा घर मेरा पैसा रखा हुआ है, मुझे वो टेंशन भी नहीं है। जी। अगर मैं बाहर जाता हूं तो आई स्टिल हैव बेटर मार्केट्स। मतलब मैं साउथ एशियन मार्केट्स की बात करूं या मे वी बी टॉकिंग अबाउट कोरियन मार्केट्स, अब तो अफ्रीकन मार्केट्स भी इवॉल्व कर रहे हैं। सबके पी मल्टीपल वैल्यूएशंस आप देखेंगे रिलेटिवली बेटर हैं, मतलब हम्म। कहीं ना कहीं 15-17 पी मल्टीपल पे चल रहे हैं। इंडियन जी। मार्केट्स वैल्यूएशन पे हमेशा ऊपर रहे हैं, बट अभी भी आपकी ना तो थर्ड क्वार्टर अर्निंग्स में कोई आपको सेटिस्फैक्टरी मूवमेंट देखने को मिल रहा है। मेटल आप हटा दीजिए, कुछ सेलेक्टिव डिफेंस स्टॉक्स आप हटा दीजिए, उसके अलावा कौन सा ऐसा सेक्टर है जो आपका परफॉर्म कर रहा है? वहां भी नहीं है। आपके पास AI रिलेटेड न्यू एज बिजनेस में क्या है? न्यू एज बिजनेस में आज भी हम इंडिया में बात करते हैं जोमैटो, फिजिक्स वाला, ग्रो, और ये सब। तो आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं दे रहे हैं, वो भी चाइना आपसे बेटर दे रहा है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, हमारी इकोनॉमी को अभी थोड़ा और इवॉल्व होना होगा। और अगर आप FII होंगे तो आप क्यों ओल्ड एज बिजनेसेस, मतलब आज आज भी अगर आप मेरे को बोलेंगे कि साहब इंडिया में इन्वेस्ट करना है, कौन सी कंपनी में कर लूं, मैं कहूंगा L&T में कर लीजिए, मैं कहूंगा ITC में कर लीजिए, मैं कहूंगा रिलायंस में कर लीजिए। अगेन द सेम थीम, इंफ्रा, कंजम्पशन, ऑयल एंड गैस, रिटेल। इनके अलावा आप किस स्टॉक पे और किस पे इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे? जो थोड़ा सा न्यू एज बिजनेस में कंजम्पशन स्टोरी को ड्राइव करने वाले हैं, वो 1700, 1500, 1200 के PE मल्टीपल पे चलते हैं, जैसे कि जोमेटो और ये सब आप देख लीजिए। जी। सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट है। और जब तक आपका इकोनॉमी टर्न अराउंड नहीं होती, मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ होगा। कंप्लायंस इशू ईज ऑफ होने पे थोड़ा सा फंड फ्लो आ सकता है, बट जिस तरीके से, और वो आज नहीं बेच रहे हैं, आप देखिए इट हैज बीन टाइम नाउ दैट दे आर सेलिंग। तो जब तक वो नई इनोवेटिव इकोनॉमिक टर्न अराउंड नहीं आता, मुझे नहीं लगता FIIs आपके देश में वापस आएंगे उस तरीके से। बट हम कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स और उससे हम मार्केट को इवॉल्व करा रहे हैं। FIIs अभी मत उम्मीद करिए। ठीक है सर, चलिए तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं सर। और क्योंकि दर्शकों के हमारे पास लाइव सवाल आ रहे हैं तो अब उन सवालों पर बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। और अगर आप भी हमारा शो लाइव देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका सवाल हम अपने एक्सपर्ट से अपने शो में लें, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9311 21874 पर अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा money9query@tv9.com पर भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। एक्स प्लेटफॉर्म, फेसबुक और यूट्यूब कमेंट के ज़रिए भी आप अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। और अपना सवाल थोड़ा सा डिटेल में लिखकर भेजेंगे तो हम अपने एक्सपर्ट से ज़्यादा अच्छे से आपको उसका आंसर दिलवा पाएंगे। इसके अलावा अगर आप Money9 के प्राइम मेंबर बनना चाहते हैं तो इसका भी आपके पास ऑप्शन है। आपके पास 3 ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आएंगे। 3 ऑप्शन में से आप अपने बजट के अकॉर्डिंग तीनों में से कोई भी प्लान चूज़ कर सकते हैं और Money9 के प्राइम मेंबर बन सकते हैं। इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP, ये 3 ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं। और अपने बजट के अकॉर्डिंग आप प्लान चूज़ कीजिए और जो जो फैसिलिटीज़ उसके अंदर आपको मिलने वाली हैं वो आपको यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। तो चलिए अब एक एक करके अपने दर्शकों के यहाँ पर सवाल लेना शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल सर हम लेते हैं रेनू कुमारी जी का। ये पूछिए सर कि इनके पास IDBI बैंक के शेयर्स हैं, 104 रुपये पर इन्होंने ख़रीदारी इसके अंदर की है और सेजिलिटी में 53 रुपीज़ पर इनकी ख़रीदारी है। अब इनको इसमें क्या करना चाहिए सर? ये कह रही हैं कि ये लॉस में है। देखिए, पहले IDBI बैंक ले लेते हैं। और IDBI बैंक में आप लॉस में हैं, IDBI बैंक अभी उस तरीके से चल नहीं रहा है। बट बैंकिंग ओवरऑल आप देखेंगे ना, और ये हमने नोटिस भी किया है, मतलब PSU बैंकिंग स्पेस भी अच्छा कर रहा है, सिलेक्टिव प्राइवेट स्पेस भी अच्छा कर रहा है। IDBI बैंक अभी आप पोजीशन बना के रखें, आपके लिए भाव से थोड़ा सा नीचे है।
और मैं समझता हूँ जिस तरीके से अभी ये पोजीशन कर रहा है, हो सकता है आपको थोड़ा सा और नीचे आते हुए दिखे। बट क्योंकि मार्केट्स बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हैं, तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि ये आपको कभी भी अगर 92, 93 या 94 की रेंज में दिखे तो एवरेज करे। मैं समझता हूँ उन लेवल्स पे सपोर्ट लेके इसको एक बाउंस बैक दिखाना चाहिए। बाउंस बैक दिखाने के बाद आपको बहुत कंफर्टेबली सबसे पहले 106, और 106 के बाद एक या दो क्वार्टर बैक बाय गुड नंबर्स आपको ये 124 तक भी लेवल दिखाने का दमखम रखता है। थोड़ा सा पेशेंस रखें, विचलित ना हो। और जहां तक बात करते हैं सेजिलिटी की, सेजिलिटी देखिए अभी कोई अप ट्रेंड में नहीं दिख रहा है। सेजिलिटी जिस तरीके से पोजिशनड है, थोड़ा सा फर्दर डाउन साइड आपको और यहाँ से आता हुआ दिख सकता है, अराउंड ₹3, 4650, 4670 लेवल्स तक ये आएगा। बट अगेन जिम मैं आपको बात बोलूंगा कि मार्केट्स वॉलेटाइल है, इन लेवल्स पे एवरेज नहीं करना है। वहां से सपोर्ट लेके जैसे ही बाउंस बैक दिखाएगा, सबसे पहले 54, और 54 के बाद इन टाइम टू कम 58 के लेवल्स दिखाएगा। बहुत सपोर्ट के पास है अभी सारी चीजें, और आपकी बाइंग एक डिसेंट लेवल पे है, तभी आप उसको छेड़िए मत, सिर्फ बने रहें। ठीक है सर, अगला सवाल हमारे पास दिलीप व्यास जी का है। इनका सवाल एडवांस एंजाइम पर है सर। आज 5.5% ऊपर भी ये शेयर। ये पूछे कि इन्होंने 320 रुपये के भाव पर शेयर्स खरीदे थे, और इसमें ये पूछे कि इनके बाइंग लेवल पर आने में कितना समय लगेगा सर। अच्छा, 297, 320। अब देखिए जी। मतलब मैं बोलूंगा तो आप बोलेंगे कि कैसी बातें हैं, बट जब मार्केट्स ऐसे बिहेव कर रहे होते हैं तो ये बड़ी रीजनेबल प्राइसिंग ही डिफरेंस मैं आपको बोलूंगा जिस तरीके से है। एडवांस एंजाइम में आप देखिए एक बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि अराउंड 33% इनका कस्टमर बेस जो है वो यूएस से आता है। और यूएस की ट्रेड डील जब तक नहीं होती तब तक एक वो बोलते हैं ना, तलवार लटकी हुई है। यूरोप से इनका 6% है, इतना बड़ा नहीं है, बट हाँ यूरोप से इनको एक बेनिफिट देखने को मिल रहा है। तो पहली बात तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि जो यूएस के साइड से इश्यूज चल रहे हैं, इनकी सेल्स ग्रोथ में भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है। उसके साथ साथ आप देखें टाइम एंड अगेन प्रमोटर्स भी थोड़ा सा एग्जिट कर रहे हैं। बट मैं समझता हूँ जिस तरीके से ये पोजीशन है, ये एक बाउंस बैक आपको दिखाएगा। 320 तो नहीं, ₹316 तक एक बार ये मूव करता हुआ दिखेगा। आपको भी वेट करना पड़ेगा जब तक यूएस इंडिया ट्रेड डील नहीं हो जाती है, और उसके बाद इनके नंबर्स में वो रिफ्लेक्शन नहीं आता, तब तक कोई चेंज, कोई टर्न अराउंड नहीं। जैसे ही वो होता हुआ दिखेगा उसके बाद एक अपमूव आपको आता हुआ दिखेगा, जिसके बाद ये 360 प्लस लेवल्स तक आपको जाता हुआ दिखेगा। थोड़ा पेशेंटली आपको वेट करना होगा। यहाँ ना तो एवरेज ना कुछ और करने की राय दूंगा मैं आपको। ठीक है सर, चलिए अगले जिनका सवाल हमारे पास आया है, श्रवण सिंह जी, मनी 9 के प्राइम मेंबर हैं सर। ये पूछे, इनका सवाल दो शेयर्स पर है, मिश्र धातु और तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक पर एंट्री कब कर सकते हैं सर दोनों में। मिश्र धातु और तमिलनाडु, एक तो पहले ये मैं इनसे सवाल पूछना चाहूंगा, ये तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक में क्यों एंट्री करना चाह रहे हैं? मतलब व्हेन वी हैव सच काइंड ऑफ बैंक्स, आप ऐसे बैंक में जो 10,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन लेके बैठा हुआ है और इतना जिस तरीके से मूव दिखा रहा है, पी मल्टीपल्स भी थोड़े हायर साइड हो गए हैं। तो वैसे एट द वेरी फेस ऑफ इट अगर आप मेरे से पूछे तो मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबली नहीं हूँ इस बैंक में। वी हैव बेटर ऑप्शंस। आज भी बहुत सारे पीएसयूज हैं जो जिन लेवल्स पे मिल रहे हैं, टू नेम सब लाइक पीएनबी, और इन पे आप नजर डालें तो बेटर पोजीशन लगते हैं। तमिलनाडु पे एक टेक्निकल ब्रेकआउट है और ये मूव कर रहा है। इसमें मैं एक चीज आपको जरूर बताना चाहूंगा, एक बार वॉल्यूम्स भी देख लीजिएगा कि इन वॉल्यूम्स के साथ ये एक ब्रेकआउट रेट कर रहा है, जो कि फिजल आउट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। बट तब भी अगर आपको इसमें पोजीशन बनानी है, और जिस तरीके से टाइम एंड अगेन मैं बोल रहा हूँ मार्केट में वॉलेटिलिटी, मैं समझ रहा हूँ बजट के बाद मार्केट वापस से, अगर नहीं बजट अच्छा आता है तो एक करेक्टिव फेज में आएगा, और उसके चलते 540 लेवल्स पे आपको अगर आता हुआ दिखे तो वहां पे आप पोजीशन बना सकते हैं। मिश्र धातु निगम ने एक अच्छा अपमूव किया है अभी, और मैं समझ रहा हूँ जैसे कि अभी हमने देखा भी है, आपने देखा होगा डिफेंस के कुछ कुछ नंबर्स आ रहे हैं, और इनका मेन जो सप्लाई है वो उसी डिफेंस सेक्टर को लेके ही है। ये ब्रेकआउट ऑलरेडी दे चुका है अभी, और जिस तरीके से ये सस्टेन कर रहा है, मैं समझता हूँ जब तक 344 के ऊपर ये सस्टेन करेगा, अब आपको एक फ्रेश हाई की ओर जाता हुआ दिखेगा, जो कि कहीं ना कहीं पहले आपको हल्का सा रेजिस्टेंस 424, और उसके बाद आपको करीबन 478, 480 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख सकता है।
चाहें तो यहाँ पे भी पोजीशन बनाए, बट क्योंकि अगेन वापस वही बात, मार्केट्स हैं वॉलेटाइल, अगर 344 लेवल्स तक आता है, वहां पे पोजीशन को आपको किस तरीके से इंक्रीज करना है, तो एक स्टैगर्ड मैनर में अपनी पोजीशन बनाइएगा। वन गो नहीं होगा इन लेवल्स पे भी, बट मैं कहूंगा थोड़ी थोड़ी करके पोजीशन बना सकते हैं। ओके, ठीक है। अगला सवाल हमारे पास इंस्टाग्राम के थ्रू आया है सर। इंस्टाग्राम पर हमारे पास सवाल आया है आदित्य पटेल जी का, और आदित्य जी पूछे हैं सर कि इन्होंने न्यूजेन सॉफ्टवेयर के शेयर्स खरीदे हैं 1100 के भाव पर, 500 शेयर हैं इनके पास, और हैं ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो अब इनको क्या करना चाहिए सर इसके अंदर? इन्होंने 1100 रुपये पर खरीदारी करी है और ये 580 रुपये के आसपास चल रहा है, यानी कि अच्छे खासे लॉस में है सर ये। देखिए, ऐसी ही ट्रेड्स जब आती है ना, तो मैं कंटिन्यूसली, मैं या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सारे एक्सपर्ट्स एक चीज आपको हमेशा बोलेंगे, प्लीज स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन बनाए करें। अब न्यूजेन सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम क्या है, आपने इतना करेक्शन क्यों देखा है इनमें, अगर आप देखेंगे ना, तो अगेन ये बैंकिंग, गवर्नमेंट पीएसयू और ऐसे सब बीपीओ को, इनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इनका भी 21% रेवेन्यू जो है वो यूएस से आता है। और ये एक डेंट देने वाली बात है। दो इंडिया से 32% आता है, बट यूएस का जो शेयर है वो प्रॉब्लम जरूर आपको करता हुआ दिख रहा है। अगर आप वैल्यूएशन टर्म्स में बोलेंगे तो कंफर्टेबल है, और आपकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा है कि मैं इसमें आपको एवरेज करने के लिए, क्योंकि आपका प्रैक्टिकली कैपिटल आधा रह गया है, मैं आपको एक चीज बोलूंगा, कभी भी ट्रेड डील के पहले अगर ये आपको और करेक्ट होता हुआ दिखे, और कहीं भी 460 नहीं 448 लेवल्स तक आता हुआ दिखे, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी है अगर इन लेवल्स को तोड़ा तो वहां पे आएगा, वहां पे करीबन 200-250 शेयर अपने एक बार आप खरीदने की चेष्टा करिएगा। ट्रेड डील होगी उसके बाद रिवर्सल आएगा, अभी कोई रिवर्सल मैं नहीं देख पा रहा हूं, अगर नंबर्स में कुछ आता है तो शायद रिवर्सल आए या फिर ट्रेड डील। सबसे पहले इसके लिए इंपॉर्टेंट होगा 880 लेवल्स, और 880 लेवल्स को ब्रीच करने के बाद जब ये मेंटेन करेगा, बैक बाय लेस ज्योग्राफिकल टेंशंस, फिर मतलब इन टाइम टू कम, मतलब मान के चलिए आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 2-3 साल 4 साल आप होल्ड करिए इसको 1380 के लेवल, और 1380 के बाद 1500 भी वापस जाता हुआ दिखेगा। बट सफर लंबा है और पेशेंस इज द की। बिल्कुल पेशेंस रख के इसमें चलने की ज़रूरत है। अगला सवाल सुशील जी का है, मनी नाइन के प्राइम मेंबर हैं ये सर, और ये पूछे हैं कि वारी एनर्जीज क्या ये अगले 1 से 2 हफ्ते के अंदर 3000 रुपये तक पहुंच सकता है सर? अभी 2758 रुपये पर है ये। देखिए, आप जानते हैं मैं कितना एक्सेलेंट एनालिसिस करता हूँ शॉर्ट टर्म में, जी। और आपने कितनी बार देखा ही है, तो अब ये क्या है, गलत एनालिसिस से गलत सवाल हो गया, बट एनी हाउ, देखिए 2-3 हफ्ते बहुत डाइसी है, बट हाँ 2-3 हफ्तों में, अगर 2-3 हफ्ते छोड़िए, अगर आपको बजट में ही कोई अनाउंसमेंट आता हुआ दिख गया, तो हो सकता है आपको एक बार 2828 से 2890, 2928, 2928 से 2990 तक के लेवल्स ये दिखा दे। एक अपमूव इसने चालू जरूर किया है, बट ट्रेंड अभी तक चेंज नहीं हुआ है। अगर 2-3 हफ्ते का ही टाइम है तो प्लीज अर्ली एग्जिट प्लान करिएगा। और एक स्टॉप लॉस मैं आपको और सुझा देता हूं, जो रिसेंट टाइम्स का लो था 2450 के नीचे, अगर ये आपको क्लोजिंग करके मेंटेन करता हुआ दिखे तो पेन पॉइंट भर सकता है, और फिर ये 1850 तक भी जा सकता है। स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन मैनेज करें, अर्ली एग्जिट प्लान करें। ओके, ठीक है सर। इनका एक और सवाल है सर, ये पूछे हैं कि मंगलम वर्ल्ड वाइड, इसमें ये पूछ रहे हैं कि क्या 1 हफ्ते के अंदर ही 295 के लेवल्स आ सकते हैं? अभी 275 पर है। मंगलम वर्ल्ड वाइड की हम बात करते हैं, ये क्या पूछ रहे हैं, कितना आ सकता है? 295। अच्छा, देखिए, अब इसमें इनका जिस तरीके का सवाल है, इसमें एक ऐसा चीज आप समझिएगा, ये यूजुअली ना ट्रेडिंग में है बहुत ज्यादा, और जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ये थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग कर रहे हैं, मेटल, तो डेफिनेटली एक अपूव आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। बट ये चीज मत भूलिएगा कि ये जो कंपनी है, 3.2 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू आ गई, और डेटर डेज भी इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं इनको पेमेंट रियलाइजेशन में भी प्रॉब्लम हो रही है। आपने जो लेवल सुझाए हैं, जो पूछे हैं, वो
हो सकता है आपको देखने को मिल जाए किसी भी एक्सपर्ट एक पेंटअप मूवमेंट में। मगर क्योंकि आप फिर अगेन 2-3 हफ्ते की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको अभी एक स्टॉप लॉस भी सुझाना चाहूंगा। 264 ये एक लेवल होगा जिसके नीचे अगर आपका शॉर्ट ड्यूरेशन का इन्वेस्टमेंट है तो ना आप देखें इसको। उसके बाद पेन पॉइंट बढ़ सकता है, हो सकता है आए, मैं इस बात पे बिल्कुल भी आपको मना नहीं करूंगा। मगर अगर 2-3 हफ्ते का ही आपका टाइम होराइजन है तो कहीं ना कहीं 286 लेवल से स्टैगर्ड मैनर में अपना प्रॉफिट बुक करते चले, कि ऐसा ना हो कि वो लेवल ना छुए तो आपको थोड़ा सा पेन बढ़ता हुआ दिखे। ओके। इंस्टाग्राम पर सर एक और हमारे पास सवाल है, नितिन अहलावत जी। आप ये पूछ रहे हैं कि इनके पास 50,000 रुपये हैं सर, और 5 साल का ये टाइम होराइजन लेकर चल रहे हैं। 5 शेयर्स आपसे जानना चाहते हैं जहाँ पर ये पैसा लगा सकें 5 साल के नज़रिए से। देखिए नितिन जी, ये बहुत इजी है। और ये बहुत इजी क्यों है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, और मैं कहूँगा डेफिनेटली आप अगर ये 5 स्टॉक्स लेके रखते हैं तो इन टाइम टू कम आपको एक रिवॉर्ड मिलेगा। नॉट टू फॉरगेट, जैसे ही हम ये बात चालू करेंगे, हमारे टॉप काउंटर रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये 5 साल में बहुत, मतलब मैं इनको ना इतना इसीलिए बोल रहा हूँ, आपकी जो हंसी आई उस हंसी में मैं समझ गया कि ये तो बहुत इजी है। हाँ, ऑफ कोर्स इजी है, बिकॉज मार्केट्स जिस तरीके से करेक्ट करे, बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं, बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज विल बी द वन। इसमें आप 10 से 15 हज़ार रुपए अपने एलोकेट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आईटीसी। और आईटीसी इन लेवल्स पे, मतलब मैं समझता हूँ जैसे ही सिचुएशन आपको ठीक होती हुई दिखेगी ना, आईटीसी आपको इन लेवल्स पे नहीं, मुझे लगता कभी देखने को मिलेगा। आईटीसी में जरूर आप फोकस अपना रख सकते हैं। उसके साथ साथ अब थोड़ा सा अगर आप शिफ्ट लेते हैं, और मैं कहूँगा डिफेंस पे आप शिफ्ट लीजिए, क्योंकि डिफेंस में अभी मुझे लग रहा है कि आने वाला 1 साल छोड़िए, बहुत सालों तक आपको डिफेंस में स्पेंडिंग गवर्नमेंट की बढ़ती हुई दिखेगी। और एचएएल ये एक काउंटर होगा जो मुझे आज इन वैल्यूएशन पे ही, मतलब लोअर लेवल पे भी, आपके चैनल पे जब भी हमने बात करी अराउंड 4140 4200, हम हमेशा बाई की बात करते रहे। अभी भी मैं आपको बोलूंगा कि मुझे एचएल बहुत उम्दा लगता है। एचएल अपनी ट्रू पोटेंसी तक नहीं पहुंचा है। कभी भी आपको ये 4360 4400 के आसपास मिले, जरूर इसमें आप अपना फंड पार्क कर लें। और इसके साथ साथ, क्योंकि हम आपको बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एक इंफ्रा की स्पेंडिंग, क्योंकि होता क्या है, देखिए अभी जो रिजल्ट्स आए हैं उन रिजल्ट्स ने हमको बहुत क्लियरली ये बता दिया है कि जीएसटी का बेनिफिट के बाद स्पेंडिंग्स उस तरीके से नहीं बढ़ रही हैं। मार्केट में अभी भी थोड़ी सी लिक्विडिटी पोर इन करने की जरूरत है, और यूजुअली गवर्नमेंट के लिए सबसे इजी होता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें कैपेक्स करना। तो मैं समझता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेक्स और इस सब चीजों को जब हम जोड़ लेते हैं तो नाम आ जाता है एलएनटी। चौथा स्टॉक होगा एलएनटी। तो एक आपका डिफेंस हो गया, एक आपका कंजम्पशन हो गया, एक मार्केट लीडर जो कि रिटेल और ऑयल टू केमिकल और सारी चीजें कवर कर रहा है, और एक आपका इंफ्रा हो गया एलएनटी। तो ये सब स्टॉक्स हैं जिन पे आप फोकस करिए, लोअर लेवल पे ही बाइंग करिएगा, भाग के पकड़ने वाली कोई बात नहीं है। मार्केट में अभी फर्दर डाउनसाइड जब भी आपको देखने को मिले, ये 4 स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशन जरूर बनाएं। चलिए ठीक है सर, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें फ्रेश एंट्री पर इनका सवाल आया है सर, और ये पूछे हैं कि डीसीबी बैंक, बेलराइज और उज्जीवन बैंक, इसमें किन लेवल्स पर फ्रेश एंट्री की जा सकती है सर? समझ नहीं आता है, मतलब मैं ये चीज नहीं समझ पा रहा हूँ कि अभी एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या लग रही है। ये पीएसयू बैंक्स क्या बहुत ज्यादा आपको बढ़े हुए लग रहे हैं, इसलिए आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं? तो मैं आपको बोलूंगा नहीं, सेलेक्टिव प्ले, अभी भी पीएसयू में बहुत स्टीम है और गवर्नमेंट की बैकिंग भी है। बट एनी हाउ, ये क्योंकि प्रैक्टिकली आपको बताऊं, एक आपने बहुत टाइम बाद पिछले 2 क्वार्टर्स में जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक परफॉर्मेंस आता हुआ देखा है। बट वैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक, डोंट यू फॉरगेट, इनकी एसेट क्वालिटी कंसर्न हमेशा रहते हैं। और कभी भी अगर आपको एक प्रॉब्लम आती हुई दिखेगी जब कोर इकोनॉमी में, तो ये पेन पॉइंट बढ़ सकते हैं इनके। बट एनी हाउ, आप बोल रहे हैं तो चलिए, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक कभी भी करेक्ट करे, और करेक्ट करके आपको 54 से 56 ऑड लेवल्स पे मिले, वहां पे आप फ्रेश पोजीशन बनाइएगा। यहाँ पे इन लेवल्स पे मेरे को कंफर्ट नहीं मिल रहा है। जहां तक बात है डीसीबी बैंक की, डीसीबी बैंक जिन पीईस पे है इस मूवमेंट के बाद, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है। कभी भी कूल ऑफ करें, 176 से 180 की रेंज में मिले, वहां पे आप पोजीशन बना सकते हैं। तीसरा कौन सा स्टॉक बोले थे? मैं स्किप हो गया बीच बेलराइज में। सर।
बेलराइज। हाँ, बेलराइज एक जरूर आपकी पिक है जिसके साथ मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। लोअर लेवल पे हमने इस पे कवरेज भी रखा है। ये ऐसा एंसिलरी स्टॉक है जिसमें आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। डेफिनेटली इसमें मैं कहूँगा आप पोजीशन बनाएं, और 156 पे आप अपनी पोजीशन चालू कर लीजिएगा। 144 तक एक स्टैगर्ड मैनर में अपनी पोजीशन बनाइएगा और इसको रखिएगा। ये आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। बिगड़े हालात में कैसे बनेगी बात? जनता को चाहिए एक ही जवाब, क्या टैक्स का बोझ कम करेगी सरकार? टैरिफ का डर जब तक नहीं होगा पार, मुश्किल में रहेगा कारोबार। रिफॉर्म के एजेंडे से पीछे नहीं हटना है, लेकिन आगे क्या? सबका मिलेगा जवाब जब 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। बजट 2026 का 360 डिग्री कवरेज सिर्फ मनी 9 पर। इकोनॉमी, शेयर बाजार और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा असर, जानिए और समझिए हमारे साथ दिन भर।